आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है श्री एन के कुलकर्णी के मूल कन्नड़ नाटक का हिंदी रूपांतर पल्लवी। श्री एन के कुलकर्णी, जो एन के उपनाम से लिखते हैं, कन्नड़ के अग्रणी लेखकों में से हैं। पहले आप आकाशवाणी से संबद्ध थे, तो लीजिए सुनिए उनके नाटक का ये हिंदी रूपांतर पल्लवी। बज गए 12 बजे। लो सेठ कॉफी के पैसे। भाई हम तो चले। अरे कामेश, कमबख्त जल्दी से उठा वो कप प्लेट, साफ कर वो मेज। अरे जल्दी कर, देखता नहीं गोवा बंबई जाने वाले ट्रक आने शुरू हो गए हैं। अरे उस मेज पर वो कौन लुढ़का पड़ा है? कोई लड़का जान पड़ता है क्या? सो रहा है? ठहर, मैं दिखाता हूँ साले को। हमारे होटल को धर्मशाला समझ बैठा है क्या? अरे उठ, अरे उठ। उठता है या तू एक झापड़? साला काफी के 25 पैसे देकर जैसे होटल का मालिक ही बन गया है। मैं सो गया था क्या? मैं सो गया था क्या? साला ऐसा बोलता है जैसे पूरे कर्नाटक का राजकुमार हो। क्या वजह है? दोनों फूट गई हैं क्या? देखता नहीं रात के 12 बज चुके हैं। जा किसी धर्मशाला में जाकर सो। जाता हूँ। कोई सवारी मिलेगी क्या? तो इस राजकुमार को आधी रात के वक्त सवारी चाहिए। कहाँ जाना है? गोवा बम्बई। गोवा बम्बई हैं? यहाँ मैंगलोर से इतनी दूर? अरे अभी तेरी उम्र ही क्या है? मसें भी नहीं भीगी। घर से भागकर आया है क्या? लो, अपना ड्राइवर ट्रक लेकर आ गया। ओ कामेश, तेरा काउंटर पर बैठ, मैं अभी आया। और हाँ, उधर उस बिद्दी को भी खबर कर दे। ड्राइवर साहब, आज 12:05 पर पहुंचो। हाँ, जीप नंबर 35 गॉन। यस गॉन। यू टेकिंग? यस टेकिंग। ब्रिंगिंग बिस्किट्स। खाने के ना? खाने के नहीं, सोने के, सोने के। ओके टाटा। आज का कोड वर्ड सोना चांदी। सोना चांदी। अब मैं अंदर चलूं? ट्रकों के वो ड्राइवर होटल में जा रहे हैं। पता नहीं आज ये बिब्बी। खैर मैं भी चलता हूँ। अरे ओ ड्राइवर साहब आखिर आ ही गई। ड्राइवर साहब, क्या बात है, आज विस्की का गिलास क्यों नहीं मांगा? अरे चुप, विस्की नहीं, किसकी है किसकी। या आसपास कोई भी तो नहीं सुन रहा? भूल गई अपना कोड वर्ड? अरे बस बस, भूल कैसे गई? तुझे ये गिलास देने के लिए ही तो हर रोज रात को अड्डे से यहाँ होटल में आती हूँ। आधी रात तक तेरा इंतजार करती हूँ। अरे क्यों झूठ बोलती है? इंतजार तुम मेरा नहीं, दाजी साहब के हुक्म का करती हो। अच्छा अच्छा, जल्दी से गिलास खाली कर और दादी साहब का हुक्म सुना। कान में सुनो। फिर शरारत, फिर अरे शरारत। सुन तो। मैं तो ये कह रहा था कि जानते हो, समझ गई? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, मैं चलती हूँ। मैं भी चलता हूँ। रुकिए ड्राइवर साहब। ओह, इंजन स्टार्ट किया ही था कि फिर किसी ने ठोक दिया। ड्राइवर साहब, एक सीट मिलेगी? सीट? कौन है तुम? अरे रात के अंधेरे में तुम्हारी शक्ल सूरत दिखाई नहीं दे रही। जरा ट्रक की बत्तियों के सामने खड़े हो जाओ। अरे 19-20 साल का खूबसूरत लड़का। यहां मेरे पास आकर सीट पर बैठ जाओ। हाँ, कौन है तुम? बस समझ लीजिए कि मुसीबत का मारा हूँ। नौकरी की तलाश में घर से निकला हूँ। कहाँ जाना है? कहीं भी। मैं तो गोवा जा रहा हूँ। मैं वहाँ भी जा सकता हूँ। इतनी दूर? मैं आपके साथ कहीं भी जा सकता हूँ, दूर, बहुत दूर। हैं। पीछे घर में कौन कौन है?
घर में? नहीं, कोई नहीं। दरअसल मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ मेरा कोई न हो। क्या नाम है तुम्हारा? नाम? हाँ, नाम विल्लप। विल्लप? बड़ा अजीब नाम है। कुछ पढ़े लिखे हो? अंग्रेजी जानते हो? हाँ, हायर सेकेंडरी पास करके कॉलेज में पढ़ रहा था कि... हाँ, ठीक है ठीक है, तुम पर भरोसा किया जा सकता है। आज से आप ही मेरे बड़े भाई हैं। सुनो, तुम्हें गोवा जाने की कोई जरूरत नहीं, यहीं कर्नाटक में ही नौकरी का इंतजाम हो जाएगा। आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे, आपने जेब से ये ट्रांजिस्टर रेडियो जैसा क्या निकाला? तुम इसे वॉकी टॉकी कह सकते हो। मैं अभी अपने हेड ऑफिस से बात करता हूँ। हाँ? बड़े काम का यंत्र। चुप रहो। हेलो हेलो XYZ, हेलो XYZ, ओवर। यस, XYZ। कौन? बिस्किट, मैं एक लड़का भेज रहा हूँ आपके पास। लड़का? ओवर। बड़े ही काम का लड़का है, एकदम रिलायबल, सब काम करेगा। नाम है विल्लप। मैं इसे बीबी के साथ भेज रहा हूँ आपके पास। मैसेज ओवर एंड ऑल। बेबी, अरे ओ बेबी। आ रही हूँ। क्या है? एक गिलास और चाहिए? नहीं नहीं, जरा पास आकर सुन। देख देख, फिर वही शरारत, फिर वही शरारत। ओफो, ये ही बंद कर। देखो, इस छोकरे को दादी साहब के पास ले जाना है। मैंने उनसे बात कर ली है। अच्छा, जरा टॉर्च जलाकर देखूं। छोकरा तो चोखा है, लेकिन कुछ शर्मीला है कौन? एकदम गरीब और अनाथ है बेचारा, लेकिन भरोसे का है। मैंने सब जांच पड़ताल कर ली है। तो ठीक है, अभी हमारी जीप नंबर 3500 वापस आएगी, उसी में से ले जाऊं। अच्छा तो विल्लप जी, अब इस बिब्बी के साथ ही रहना। हाँ जी ये हमारे मालिक की खास उल खास है। भैया, मैं तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? अच्छा अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जीप के लौटने में भी देर है, कॉफी पिएगा? नहीं, इच्छा नहीं। तो आ, उधर सड़क के पुल पर बैठे, जीप आज ही दिखाई दे जाएगी। बहन। क्या क्या तूने मुझे बहन कहा? हाँ, मुझे चाव था कि मेरी कोई बहन हो। अगर मेरी कोई बड़ी बहन होती तो वो आप जैसी होती। आज से नहीं, आप... नहीं, मेरी जैसी लड़की किसी की बहन नहीं हो सकती। लेकिन मैंने तो आपको अपनी बहन मान लिया है। और ये बहन अपने भाई को एक निहायत ही गंदे और खतरनाक काम क्यों ले जा रही है? ये आप क्या कह रही हैं? ये आप क्या लगा रखी है? मुझे तुम कहकर पुकारो, मुझे बिब्बी कहो। अगर हम सचमुच भाई बहन होते तो काश मेरा कोई भाई होता। मैंने कहा ना कि... क्या नाम बताया था? विल्लप। कहाँ से आ रहे तू? कासरगोड के पास के एक गांव से। और आप? फिर वही? तुम कहाँ की रहने वाली हो? अब तो यहीं की रहने वाली हूँ। जन्मी पली थी मैसूर में। फिर यहाँ कैसे आई? किस्मत ने मुझे मेहमानों का मन बहलाने के लिए एक तो ऐसे होटलों में पहुंचाया जिनके मालिक ये दाजी साहब हैं। इन्हें मैं पसंद आई और जो अपने साथ यहाँ ले आए। ये दाजी साहब है क्या? बताती हूँ, एक सुन। हाँ? किसी से कहना मत ना। मेरी कसम। चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं तुम्हारे विश्वास को धक्का न पहुंचाऊंगा। तो सुन, हमारे ये मालिक दाजी साहब तस्करों के बादशाह हैं। तस्करों के इस बादशाह के दरबार में देशद्रोह, रिश्वत, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, व्यभिचार, जोर जबरदस्ती और हिंसा का ही दौर दौरा है। पिप्पी बहन, एक बात तो बताओ, ऐसे हालात में तुम यहाँ कैसे रह रही हो? भाग क्यों नहीं गई? अरे दाजी साहब के चंगुल में जो एक बार फंस जाता है वो भाग नहीं सकता। इनके हाथ बड़े लंबे हैं। देख, तो भी तो इसके चंगुल में फंस गया है। अरे लो, अपनी जीप आ गई। ए ड्राइवर, रुक जरा, मैं और ये लड़का तेरे साथ आएंगे। हाँ हाँ, दादी साहब का हुक्म है। रुक जरा, मैं होटल वाले को बताऊं। मैं हाजिर हूँ। जीप की आवाज़ सुनते ही चला आया था। मैंने ट्रक के ड्राइवर की बात सुन ली थी। आप इस लड़के को लेकर दादी साहब के पास जा रही हो,
मेरा सलाम कहना। देखो मैं जल्दी लौट आऊंगी, पीछे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप निश्चिंत रहो। वेल अप, चल बैठ पीछे जीप में। चलो ड्राइवर। बहुत रात हो गई है ना। अरे स्वाभाविक ढंग से बोल, ये ड्राइवर बहरा है। लेकिन इसका डील डॉल तो राक्षस का सा है, मुझे तो डर लगता है। रात के 2 बजे। अरे मालिक का सारा कारोबार रात में ही चलता है, सबके सब निशाचर हैं। अब वहाँ जाकर क्या करेंगे? अरे क्या लड़कियों जैसा सवाल कर रहा है? नहीं, मैंने वैसे ही पूछा। मुझे वहाँ छोड़कर अरे कुछ दिन मैं भी वहीं रहूंगी, हमारे लिए वहाँ एक अलग कमरा है। यानी कि मैं तुम्हारे साथ? अरे हम का मतलब है लड़कियाँ। मैंने एक ऐसी तरकीब सोची है कि तू भी हमारे साथ रह सकेगा। विलायती साड़ियों का बंडल जीप में है। हाँ, साड़ियों का बंडल? अब देख, ज्यादा माथा पच्ची मत कर, तू वहाँ मेरे साथ रहेगा। हाँ, जीप एकाएक रुक क्यों गई? अरे बातों बातों में पता ही नहीं चला कि हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। लेकिन रात के इस अंधेरे में यहाँ हमें ऊंची दीवार और लोहे के गेट के सिवा तो कुछ दिखाई नहीं देता। इसी के पीछे दाजी साहब का आधुनिक साजो सामान से लैस समीदोस किला है, जिसमें वायरलेस जनरेटर है, टेलीफोन का जाल है, गुप्त माइक्रोफोन वाले कमरे हैं, 3 मंजिली तहखाने हैं, सजा देने के लिए यंत्रणागार हैं, बिजली के बटन वाले गुप्त दरवाजे हैं और हथियारबंद सिपाही है। अच्छा चल चल, अब जीप से उतर। जीप अपने आप चली गई? उसकी ड्यूटी हमें यहाँ तक पहुँचाने की ही थी। पर इस गेट पर तो कोई नहीं। अरे गोरखा चौकीदार अंदर है, वो मुझसे कोडवर्ड सुनकर ही दरवाज़ा खोलेगा। लेकिन उससे पहले तू जल्दी से ये साड़ी पहन। मैं साड़ी पहन लूं? रात के समय इस गेट से कोई पुरुष अंदर नहीं जा सकता, लड़कियों के लिए कोई मनाही नहीं। और क्यों मनाही नहीं ये तो तू समझ ही गया होगा। हाँ, लेकिन अरे लेकिन छोड़, जैसे मैं कहती हूँ ना, जल्दी से इन्हीं कपड़ों के ऊपर साड़ी पहन ले। हाँ। लड़की समझकर गोरखा चौकीदार तुझे अंदर जाने देगा। अरे झिझक रहा? अरे तू कोई लड़की तो है नहीं कि इज्जत आबरू लुटने का डर हो, और फिर यहाँ तक पहुँचकर तू लौट भी नहीं सकता। अरे मैं भी कैसे भुलक्कड़ हूँ। अरे तुझे साड़ी बांधनी तो आती नहीं होगी। अच्छा ठहर, मैं बांध देती हूँ। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। साड़ी एकदम ठीक बंध रही है, मेरा अनुमान ठीक निकला। ये लड़का नहीं लड़की है, लेकिन इसने बाल कटवाकर लड़के का भेष क्यों बनाया? खैर अंदर पहुंचकर सब मालूम हो जाएगा। क्यों, साड़ी ठीक बंधी है ना? हाँ चलेगी। आजा रुक, मैं दरवाजा खुलवाती हूँ। सोना चांदी, सोना चांदी, सोना चांदी। कौन? मैं हूँ बिब्बी, और मेरे साथ लड़कियां? अरे सिर्फ एक लड़की। देखो। ठीक है, चलो अंदर। अरे वाह बिब्बी बहन, तुम्हारा कमरा तो बड़ा ही सुंदर है। कैसे कलात्मक ढंग से बढ़िया सजा हुआ है। अरे इसका फर्श तो आईने की तरह चमक रहा है, और ये सोफा सेट तो। बिब्बी बहन, मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हो? इधर आ, बाथरूम के पास। क्या बात है? सोफा सेट के पास गुप्त माइक्रोफोन लगा है, हम वहाँ जो भी बात करेंगे वो टेप पर रिकॉर्ड होकर मालिक के कानों तक पहुँच जाएगी। मुझे तुम सिर से पांव तक इस तरह क्यों देख रही हो? मुझे जीप में ही शक हो गया था कि तू लड़की है। नहीं। और जब तूने ठीक ढंग से साड़ी बांधी तो शक नहीं रहा, तू लड़की है। मैं पिपी। अरे मेरे गले से क्यों लिपट रही है? ठीक तरह से बात कर। पिपी बहन, मुझे माफ कर दो पिपी बहन, तुमने ठीक पहचाना।
मैं साड़ी पहनने के लिए ही पैदा हुई हूँ। तो फिर किस इरादे से बाल कटवा कर लड़के का भेष बनाया? दरअसल मैं तुम जैसी ही एक बेसहारा और अनाथ लड़की हूँ। मेरा नाम है पल्लवी। पल्लवी। मैं जब रोजी रोटी की तलाश में घर से निकली तो मेरे मन में रूप और जवानी के भूखे भेड़ियों का भय था। हाँ, और तूने लड़के का भेष बना लिया। हाँ। लेकिन तुझे रोजी रोटी की तलाश में घर से निकलना क्यों पड़ा? देख, तूने मेरे साथ बहन का रिश्ता जोड़ा है, अब झूठ ना बोलना। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा राज मैं कहीं जाहिर नहीं करूंगी। चल शुरू हो जा। बड़ी लंबी कहानी है। तुम्हें सच्चे दिल से अपनी बड़ी बहन माना है तो कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। बोल। मेरे पिता स्वदेशी कपड़े के व्यापारी थे। अचानक व्यापार में ऐसा घाटा पड़ा कि सारी जमीन जायदाद बिक गई। इसी गम से खुल खुल कर पिताजी की मौत हुई। बिना दवा दारू के मेरा एक छोटा भाई भी परलोक से धार गया। बाकी बची मैं और मेरी माँ। तब मैं हायर सेकेंडरी करके कॉलेज में पहुंची थी। हम एक किराए के मकान में रहने लगे। घर का खर्च चलाने के लिए माँ ने एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। खर्च में कटौती करने के लिए मैंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। मुझे नृत्य का शौक था। अच्छा। माँ जब फैक्ट्री चली जाती तो मैं नृत्य का अभ्यास करती और बाजार से राशन पानी लाती। राशन की दुकान पड़ोस में ही थी। उसका मालिक आत्माराम मेरे स्वर्गीय पिता को थोड़ा बहुत जानता था। और फिर वो कठिन समय आया जब कीमतें आसमान को छूने लगी। बाजार से चीज़ें गायब होने लगी और आत्माराम की राशन की दुकान पर लंबे क्यू लगने लगे। लेकिन मुझे क्यू में ज़्यादा देर खड़ा रहना नहीं पड़ता था। क्यों? आत्माराम चोरी से मुझे अलग सामान दे देता। अच्छा। खाली होता तो हमारे घर का हालचाल पूछने लगता। मुझे वो अच्छा लगने लगा। मैं उसे अंकल कहने लगी। बातों बातों में पता चला कि कई साल हुए उसकी पत्नी एक लड़के को छोड़कर परलोक से धार गई थी। बाद में लड़का भी कहीं खो गया था। अपने निजी मकान में आत्माराम अकेला रहता था और रात को जब वो दुकान का काम खत्म कर लेता तो घर जाकर खुद अपना खाना बनाता। ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। एक दिन मैंने उसके घर की चाबी ली और जाकर उसका खाना तैयार कर दिया। पल्लवी भाई, आज तुमने बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया। मैं सच कहता हूँ कि पत्नी की मौत के बाद मैंने आज पहली बार ऐसा स्वादिष्ट खाना खाया है। अंकल, मैं रोज ही आकर आपका खाना बना जाया करूँगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये आप मुझ पर छोड़िए। और हाँ अंकल, मैं तो हैरान रह गई ये देखकर कि आपके घर में काव्य की ढेर सारी पुस्तकें रखी हैं। बेटी, मेरे एकाकी जीवन की यही साथी हैं। एक कॉपी में आपने अपने हाथ से भी कुछ कविताएं लिखी हैं। क्या बताऊं पल्लवी, ये आत्माराम बनिया होने पर भी कवि की प्रतिभा रखता है। तुम कह सकती हो कि मैं लोगों को राशन देने वाला रैशनल कवि हूँ। राशन वाला रैशनल कवि? अरे वाह अंकल, आप तो अंग्रेजी के भी स्कॉलर हैं। इतनी शिक्षा और प्रतिभा के रहते आपको तो वाकई कवि बनना चाहिए था। आप राशन के दुकानदार क्यों बन गए? इसलिए बेटी कि आदमी कविता खाकर नहीं, राशन खाकर जिंदा रहता है। और वैसे अगर देखा जाए तो मैं दुकान पर राशन नहीं कविता बेचता हूँ। अंकल, आप तो बहुत बड़े कलाकार हैं। कलाकार ही नहीं, कला पारखी भी हूँ। लो ये चाबी और मेरा ये अंदर का कमरा खोलो। क्या है इसमें? दरवाजा खोलकर खुद ही देख लो ना। अच्छा। अब जलाओ बत्ती। अरे वाह, नटराज की मूर्ति। पल्लवी, पंचलौह की बनी है ये मूर्ति। दक्षिण भारत की कला और संस्कृति का ये सर्वश्रेष्ठ नमूना है। अंकल, नटराज की ऐसी सुंदर, ऐसी भव्य, ऐसी विशाल और ऐसी कलात्मक मूर्ति मैंने कभी नहीं देखी। मेरा तो जी चाहता है कि मैं अभी इसके सामने नृत्य करूं।
अपने नृत्य से नटराज की आराधना करूं। क्या तुम नृत्य जानती हो? अरे हाँ, मैं तो नृत्य की दीवानी हूँ। अच्छा? हाँ, मैंने नृत्य सीखा हुआ है और आजकल अभ्यास कर रही हूँ। अरे वाह, जरा नाच कर दिखाओ। नहीं, आज नहीं, काफी देर हो गई है। माँ फैक्ट्री से आ गई होगी। हाँ, तुम्हारी माँ की हालत पर पल्लवी मुझे बड़ा तरस आता है। राम 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 राम। अरे जिसके घर में नौकर चाकर थे वो आज बेचारी खुद नौकरी करती है। अच्छा अंकल, मैं चलूं? और हाँ, राशन के पैसे तो दिए ही नहीं। पैसों की जरूरत नहीं है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? बेटी, आज तुम्हारे आने से मेरे जीवन का सूनापन दूर हो गया। मुझे आज ऐसा लगा जैसे मेरा खोया हुआ लड़का मुझे वापस मिल गया हो। आज मैं अपनी पत्नी की मौत का दुख भी भूल गया हूँ पल्लवी। अंकल, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? दूसरी शादी? पल्लवी, मेरी उम्र जानती हो ना? पूरे 46 का हो गया हूँ। हाँ, लेकिन आपके कोई संतान जो नहीं है। अगर मेरे भाग्य में संतान होती पल्लवी, तो मेरा इकलौता बेटा क्यों चला जाता। उसका नाम जनार्दन था। अगर आज वो होता तो 23 बरस का गबरू जवान होता। कहाँ चला गया आपका बेटा? वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र तट पर गया था और वापस नहीं लौटा। पता नहीं वो समुद्र में डूब गया या किसी मगरमच्छ के पेट में चला गया या कोई चोर उचक्का उसे उठा कर ले गया। अगर वो जिंदा होगा तो एक दिन आपको जरूर मिलेगा। नहीं पल्लवी, नहीं, अब कोई आशा नहीं। अच्छा, मैं चलूं? पल्लवी जी? जाने से पहले एक वायदा करो। क्या? तुम मेरे घर आती रहोगी? जरूर, लेकिन अंकल पहले आप भी कभी हमारे घर आइए। अगर तुम अपना नृत्य दिखाओगी तो मैं जरूर आऊंगा। तो एक बार आइए। हाँ, एक बार नहीं, कहो आते रहिए। अच्छा, आते रहिए। पल्लवी, भाई सच बात तो यह है कि मैं पड़ोसी के नाते तुम माँ बेटी की कुछ सहायता करना चाहता हूँ। तुम्हारे बाप को मैं जानता था, उस पर स्वदेशी का ऐसा भूत सवार था कि तुम लोगों को कंगाल बनाकर छोड़ गया। तुम्हारी माँ छोटी उम्र में विधवा हो गई, बेचारी। सचमुच मुझे उस पर बहुत तरस आता है। अच्छा, तुमने बुलाया है तो मैं तुम्हारे घर जरूर आऊँगा, जरूर आऊँगा। और आत्माराम का हमारे घर आना जाना शुरू हो गया। उसकी दुकान से हमारे घर राशन मुफ्त पहुंचने लगा। माँ को सहारा मिला। और एक दिन ऐसा आया जब माँ ने आत्माराम से शादी कर ली। अच्छा। हम अपना किराए का मकान छोड़कर आत्माराम के मकान में आ गए। माँ ने फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दी। कुछ ही अरसे बाद मुझे 2 बातें मालूम हुई। क्या? एक तो ये कि पिछले कमरे से पंचलौह की नटराज की विशाल मूर्ति गायब थी। उसकी जगह वहां देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां रखी थीं। एक दिन वो मूर्तियां भी गायब हो गईं। अरे? दूसरी बात मैंने ये देखी कि वो राशन में मिलावट करता है, चीज़ों की चोरबाजारी करता है और शराब पीता है। जब वो शराब पीकर आता तो मेरी माँ की बजाय वो मुझसे ही बातें करता। माँ को ये अच्छा न लगता। मन ही मन वो मुझसे जलने लगी, मुझ पर शक करने लगी। आत्माराम ने उसे मारना पीटना शुरू किया। आखिर एक दिन विस्फोट हो ही गया। क्या? शाम का वक्त था। माँ एक रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। मैं नृत्य की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। अभी दरवाजा खोलती हूँ। अरे अंकल, आप? नाच रही थी? नाचो पल्लवी, नाचो। आज आप
इतनी जल्दी दुकान बढ़ाकर कैसे आ गए? देखो ना, आएगा। हाँ? आपने दरवाजा क्यों अंदर से बंद कर दिया? चलो अंदर। आप तो नशे में हैं। नशे में होते हुए भी मैंने सूझबूझ नहीं खोए है। पल्लवी नाचो, इतना नाचो कि आंखें तृप्त हो जाएं, मन तृप्त हो जाए। आहा, लता के समान लचकती बल खाती तुम्हारी ये कंचन काया, पल्लव के समान कोमल कोमल ये हाथ। नाचो पल्लवी, नाचो। अंकल, आप होश में नहीं हैं। अंदर जाकर आप सो जाइए। माँ अभी तक नहीं आई अंकल। तुम्हारी माँ नहीं आई? नहीं। चलो अच्छा ही हुआ, अब मेरी मयूरी। नाचो, जी भर कर नाचो। अरे इस कदर पसीना पसीना क्यों हो रहे हो? अंकल, आप मेरे पास मत आइए। अभी माँ आ गई तो मैं कहती हूँ आप अंदर जाकर सो जाइए। क्यों सो जाऊं? मुझे क्या हुआ? कोई बीमार थोड़ा है, एकदम भला चंगा हूँ। डरो मत मेरी पल्लवी। अरे पल्लवी, अगर पल्लवी, कपूर पल्लवी। नहीं छोड़िए मुझे। नहीं, क्या कहती हो? पल्लवी 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 पल्लवी, तुम कितनी सुंदर हो, एकदम रूप की रानी हो। नाचो। तुम इन्हें तो सब कहा था ना कि मैं घर आऊंगा तो नाच कर दिखाओगी। नाचो मेरे साथ, नाचो मेरे साथ, नाचो। तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। कोई आज तो मैं भागकर जाएगी तुम जल्दी आ गए। क्यों आ गए जल्दी? इतनी देर तक दरवाजा खोला क्यों नहीं? मैं खोल रही थी, लेकिन ठंड के कारण जल्दी खुला नहीं। झूठ बोलती है चुड़ैल। इस ठंड में भी तुम पर जो गर्मी चढ़ी है। लगता है तुमने कुछ गलत समझ लिया। गलत नहीं, ठीक ही समझ लिया है। तू मेरी सौत बन गई है। खबरदार जो मुझे माँ कहा तो। अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या तू ही रहेगी। हाँ? तो ठीक है, तुम ही इस घर में रहो, मैं जाती हूँ। जा, दफा हो जा। पल्लवी, ठहरो पल्लवी। अरे सुनो जा पल्लवी। पल्लवी, इस घर से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं हमेशा हमेशा के लिए हाँ, लेकिन कोई चिंता ना कर, अब मैं तेरे साथ हूँ। जरा साहस से काम लेगी तो। पिप्पी, लगता है तुम्हें नींद आ रही है। दिन भर की थकी हूँ ना, रात के 3 बज चुके हैं। थोड़ी देर के लिए तू भी सो जा। आ जाओ उधर बिस्तर पर। सुबह होते ही तुम्हें दादी साहब के दरबार में पेश होना है। तुम मेरे साथ चलोगी ना? हाँ चलूंगी। अब सो जा, मैं भी जरा सो लूं। सो गई। अच्छा हुआ कि मेरी कहानी सुनते सुनते बिब्बी को नींद आने लगी थी। अगर पूरी तरह होश में होती तो पूछती कि जब मैं घर से भागी थी तो तब मैं नृत्य की पोशाक पहनी थी। बाहर आकर कैसे मैंने अपने बाल कटवाए और कहाँ से ये मर्दाना कपड़े लिए। खैर, पूछती भी तो मैं खुफिया पुलिस के इंस्पेक्टर जनार्दन से मिलने की घटना का रहस्य कभी न खोलती। कैसे अचानक वो घटना घटित हुई। अब याद करती हूँ तो यकीन नहीं होता कि वो सब विधाता की लीला थी या
मैं जब घर से भागी तो बाहर रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। सर्दी के कारण गली सुनसान थे। एकाएक मेरी आंखों में टॉर्च की रोशनी पड़ी। रुको! कहाँ भाग कर जा रही? नहीं, मैं तो छोड़ दो मुझे। मैं घर के काम से कहीं बाहर जा रही हूँ। झूठ ना बोलो, मैं यहाँ खड़ा खड़ा सब देख रहा था। तुम राशन की दुकान वाले उस आत्माराम के घर से भाग कर आई हो ना? तुम्हारा नाम पल्लवी है ना? तुम्हारी विधवा माँ ने आत्माराम से दूसरी शादी की है ना? कौन हो तुम? तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। और तुम हमारे घर के बाहर क्यों खड़े थे? सब बताता हूँ। आओ मेरे साथ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ। मेरे सौतेले बाप ने जबरदस्ती मेरी लाश लूटने की कोशिश की। ऊपर से माँ आ गई, मुझे उल्टा मुझे पर शक हुआ। उसने मुझे घर से निकाल दिया। और ये सब पुलिस स्टेशन पर चलकर बताना। बैठो इस जीप पे। बैठो। बैठती हूँ, लेकिन मैं निर्दोष हूँ। आप मुझे कहाँ ले आए हैं? ये तो पुलिस स्टेशन नहीं। ये पुलिस स्टेशन के पीछे बना हुआ गेस्ट हाउस है। यहाँ मैं कुछ दिनों के लिए ठहरा हुआ हूँ। चलो अंदर। नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ। मुझसे डरो नहीं पल्लवी, मैं कोई पराया नहीं हूँ। क्या मतलब? मैं तुम्हारा भाई हूँ। सौतेला भाई। सौतेला भाई? हाँ, तुम्हें मेरी शक्ल और अपने सौतेले बाप की शक्ल में समानता नजर नहीं आती? हाँ, अरे हाँ। पल्लवी, मैं तुम्हारे सौतेले बाप आत्माराम का वो जनार्दन नाम का लड़का हूँ जो बचपन में समुद्र तट पर मछली पकड़ने गया था और खो गया था। अरे बहन को बड़े भाई से कोई डर नहीं होना चाहिए। नहीं, अब डर क्यों होगा? लगता है जैसे आज घर से भागना मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ है। चलो भैया। चलो। सबसे पहले तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगी? हाँ। दरअसल मुझे कुछ बदमाश समुद्र तट से उठाकर बंबई ले गए थे। सौभाग्य से बंबई में एक ऐसे सज्जन ने मुझे गोद ले लिया जिसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। उसी ने मुझे पाला पोसा, लिखाया पढ़ाया। अब मैं खुफिया पुलिस का इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा। पिछले दिनों कई बरस बाद मैं अपने इस नगर में फिर से आया हूँ। मैं हैरान हूँ कि आप अभी तक अपने घर क्यों नहीं आए? अपने पिताजी से क्यों नहीं मिले? मेरे लिए यहाँ पिता का कोई वजूद नहीं। वजूद है केवल आत्माराम का, और आत्माराम से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आत्माराम देश का दुश्मन है। देश का दुश्मन? हाँ, जो लोग स्मगलिंग का धंधा करते हैं या उस धंधे में सहायक होते हैं वो सब देश के दुश्मन हैं। तो क्या ये आत्माराम भी स्मगलिंग का धंधा करता है? चुराई हुई प्राचीन मूर्तियों की स्मगलिंग करता है। ओह, अब असल बात मालूम हुई। पहले मैंने घर में पंचलौह की नटराज की जो विशाल मूर्ति देखी थी, कुछ दिनों बाद वो गायब हो गई थी। फिर देवी देवताओं की और मूर्तियां आईं, वो भी कुछ दिनों बाद गायब हो गई। मुझे सब मालूम है। देखो पल्लवी, मेरा ये बाप आत्माराम इस प्रदेश के एक बहुत बड़े स्मगलर के विशाल संगठन का एक अंग है। वो स्मगलर यहाँ से प्राचीन मूर्तियाँ, चांदी, चरस आदि चीजें बाहर भेजता है और बाहर से चोरी से ऐशो आराम और विलास की चीजें और विलायती कपड़ा मंगाता है। मैं अब तक आत्माराम के बारे में ये तो जानती थी कि वो राशन में मिलावट करता है और चीजों की चोर बाजारी करता है, लेकिन ये आज ही पता चला कि वो स्मगलिंग का धंधा भी करता है। वो शराबी और व्यभिचारी ही नहीं, देशद्रोही भी है। पल्लवी, एक बात अच्छी तरह समझ लो, स्मगलिंग का धंधा टैक्सों से बचकर भारी मुनाफा कमाने का एक गैर कानूनी तरीका है। स्मगलिंग के धंधे से काला धन पैदा होता है जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। स्मगलिंग से बाहर से जो नाजायज माल आता है उससे देश के अपने छोटे बड़े उद्योग धंधों को नुकसान पहुंचता है। मिसाल के तौर पर हमारे इस प्रदेश में सबसे अधिक विदेशी कपड़े की स्मगलिंग होती है, उससे यहाँ का स्वदेशी कपड़े का उद्योग एकदम ठप हो गया है।
तो इसका मतलब है कि मेरे स्वर्गीय पिता को स्वदेशी कपड़ों के व्यापार में इन स्मगलरों के कारण ही घाटा पड़ा था। हो सकता है। उसी घाटे के सदमे से मेरे पिता की मौत हुई थी। तो मैं कह सकती हूँ कि इस प्रदेश में विदेशी कपड़े की स्मगलिंग करने वाले ही मेरे पिता की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। जनार्दन भैया, आज मेरी भेंट अचानक जो तुमसे हुई है, उसके पीछे मुझे विधाता का एक संकेत नजर आता है। वो क्या? तुम्हारी मदद से ही मुझे अपने पिता की मौत का बदला लेना होगा। बदला? हाँ, बदला। मैं बदला लूंगी। शाबाश पल्लवी, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। अब मैं तुम्हें बता सकता हूं, मैं यहां स्मगलरों के संगठन को नष्ट करने के लिए ही आया था। उसी संगठन के सूत्रों को ढूंढते ढूंढते मुझे अपने बाप आत्माराम की काली करतूतों का सुराग मिला। तो भैया, सबसे पहले आप इस आत्माराम को पकड़िए ना। नहीं पल्लवी, आत्माराम तो इस संगठन का एक छोटा सा पुर्जा है। संभव है कि उसे अपने काम के अलावा कुछ भी मालूम ना हो। मुझे तलाश है इस संगठन के असली मालिक की। उसका नाम है दाजी। वो कहीं नजर नहीं आता। सुना है इसी प्रदेश में उसका कहीं गुप्त हेडक्वार्टर है, जहां से वो स्मगलिंग के विशाल धंधे का संचालन करता है। उसके लिए उसने बहुत सी खूबसूरत लड़कियों और चुस्त चालाक लड़कों को नौकर रखा हुआ है। ठीक है, मुझे रास्ता मिल गया भैया। उस दाजी का पता मैं लगाऊंगी, मैं उसे पकड़वाऊंगी। वो कैसे? मैं उसके यहाँ नौकर हो जाऊंगी। पल्लवी, अच्छी तरह सोच लो, जान जोखिम का काम है। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपने पिता की मौत का बदला लूंगी। भैया, आप मुझे तरीका बताइए। अच्छा, तो सुनो। जांच पड़ताल से मुझे अभी तक यही पता चला है कि गोवा बंबई जाने वाली सड़क पर मैंगलोर के बाहर जो बसों और ट्रकों का अड्डा है, वहां कॉफी और चाय का एक होटल है। वो होटल दाजी के संगठन की एक अहम कड़ी है। दरअसल उसी होटल की खुफिया जांच के दौरान मुझे अपने बाप की काली करतूतों का पता चला। सुना है कि उस होटल में कोई 10 बजे के बाद दाजी साहब के एजेंटों और ड्राइवरों का आना जाना शुरू होता है। अगर तुम किसी एजेंट या ड्राइवर को अपनी ओर आकर्षित कर सको तो दाजी के हेडक्वार्टर में पहुंच सकती हो। जनार्दन भैया, मैं तैयार हूँ। लेकिन नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन उन कामुक कुत्तों और भेड़ियों के चंगुल में फंसे। भैया, विश्वास करो कि मैं अपनी रक्षा कर सकूंगी। मुझे जरा सोचने दो। देखो पल्लवी, तुम लड़के का भेष बनाकर उस होटल में जाओ। तुम्हारा नाम होगा विल्लभ। क्यों? बिल्कुल ठीक। और अगर तुम दाजी के हेडक्वार्टर्स में पहुंचने में सफल हो जाओ तो फौरन दाजी का पता लगाना और मुझे किसी तरह फोन या वायरलेस पर सूचना देना। मेरा कोड नंबर है ऑपरेशन 101 और ये है फोन नंबर। और हाँ, कोड नंबर और फोन नंबर अच्छी तरह याद करके ये कागज फाड़ दो। अच्छा। और मैं यहाँ पहुँचने में सफल हो गई। ये बिब्बी काफी चुस्त और चालाक है। कितनी जल्दी इसने पता लगा लिया कि मैं लड़की हूँ। लेकिन खुद बेसहारा और अनाथ होने के कारण इसका मुझ पर विश्वास जम गया है। कैसी गहरी नींद सो रही है। कल दाजी साहब के भी दर्शन हो जाएंगे। नींद आ रही है, कुछ देर सो लूं। पल्लवी, ओ पल्लवी, उठ, सुबह हो गई। दाजी साहब के दरबार में पहुंचने का समय हो रहा है। कल रात डर के मारे मैं काफी देर तक नहीं सो पाई थी। अरे जब मैं तेरे साथ हूँ तो डर कैसा। अब जल्दी से तैयार हो जा। क्या साड़ी पहनकर चलूं? अरे उस बेचारे ड्राइवर को मरवाएगी क्या? उसने तो दाजी साहब को खबर दी थी कि वो विल्लभ नाम की लड़के को भेज रहा है। तो फिर से विल्लभ बन जाती हूँ। किधर जाना है? वो सामने लिफ्ट है ना, उसी से नीचे जाएंगे। नीचे? दाजी साहब का कमरा 3 मंजिल नीचे है। इस लिफ्ट में ऐसे यंत्र लगे हुए हैं कि हर मर्द औरत की जांच हो जाती है। कैसी जांच? यही कि उसने कोई हथियार या खुफिया यंत्र तो नहीं छिपा कर रखा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। फिर भी
बड़ा डर लगता है। अरे जब तक मैं तेरे साथ हूँ तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। आजा लक्ष्मी। कौन? फ्रेंड 0035। और वो लड़का? मेरे साथ है। दाजी साहब प्रवेश की अनुमति दीजिए। ओवर एंड ऑल। आओ बेबी, हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। शुक्रिया। अब कि तुम्हें पहले से भी बड़ा इनाम मिलेगा। जी मैं तो आपकी कृपा के सहारे ही जी रही हूँ। आपकी खुशी मेरा इनाम है। जी ये है वो लड़का। काम का है? जी। भरोसे का है? जी हुजूर। लड़के क्या नाम है तुम्हारा? जी विल्लप। डरो नहीं, डरो नहीं। लगता है ये तुम्हारी जन्म कुंडली में लिखा हुआ जन नाम है। घर में तुम्हें इसी नाम से पुकारते हैं क्या? जी हाँ। हेलो, यस स्पीकिंग। क्या कार्गो आ गया है? पार्टी पहुंच जाएगी। बाय बाय। हाँ तो विल्लप जी, तुम कहाँ के रहने वाले हो? मेरा घर बार कुछ नहीं, मैं एकदम अनाथ और बेसहारा हूँ। लेकिन बेटे तुम्हारी आंखों की तेजस्विता और मुख की कांति बता रही है कि तुम किसी अच्छे घराने से आए हो, है ना? मालिक ये भी मेरे जैसा बे माँ बाप का अनाथ लड़का है। डाकुओं के हाथ में पड़ गया था, किसी तरह छूट कर आया है। अच्छा। बीबी लगता है तुमने तो सब कुछ पता लगा लिया। साहब आपके पास किसी अजनबी को लाने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा, जेल जाने के लिए तैयार हो ना? जी, बाहर के संसार से जेल का जीवन ही अच्छा। अच्छा अच्छा, तो हम तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए तुम्हें आज एक काम सौंपते हैं। जी। ऊपर की मंजिल के गोदाम में जो पंचलोह की मूर्तियां रखी हैं उन्हें पैक करा के ट्रक में लाद कर जहाज तक पहुंचाना। रास्ते में अगर पुलिस चेक करे तो पुलिस वालों से जैसे तैसे निपट कर अपना माल निकाल ले जाना। हाँ, ये काम कर सकोगे? जी, आपके आशीर्वाद से कर सकूंगा। इसके बाद दूसरा टेस्ट होगा। बाहर से आए माल को सही सलामत ठिकानों पर पहुंचाना होगा। आपके आशीर्वाद से वो काम भी मैं कर सकूंगा। शाबाश शाबाश। अच्छा तो बेबी तुम इसे ऊपर की मंजिल के गोदाम में ले जाओ। यस बॉस। आओ विल्लप। 18। विल्लप जी? हमारा ज्योतिष में बहुत विश्वास है। हम जानना चाहेंगे कि तुम हमारे लिए शुभ हो या नहीं। तो अपना हाथ दिखाओ तो। जी देखिए। अरे भाई मर्द होकर अपना बायां हाथ दिखाते हो? ये क्या? तुम्हारी कलाई में तो चूड़ियों के निशान भी हैं। सच सच बताओ कि तुम। मैं बेबी यस बॉस। तुम बाहर जाओ। बाहर जाकर मेरे आदेश का इंतजार करना। दरवाजा खुल गया है, जाओ। राइट बॉस। बिब्बी। अब बिब्बी कुछ नहीं कर सकती। अरे हमारे पांव क्यों पड़ रही हो? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी लाज और आबरू बचाने के लिए मैंने लड़के का भेष बनाया था। दरअसल मैं आपकी बेटी हूँ, पल्लवी। तो तुम लड़की हो? यस बॉस। XYZ हियर। यंत्रणागार के पहलवान नंबर 13 और 14 को भेजो। यस बॉस। आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आप मेरे बाप के समान हैं। मैं आपकी हर तरह से सेवा करूंगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आओ पहलवानों, तुम काफी दिनों से बेकार बैठे हो। आपने कोई काम ही नहीं दिया बॉस। तो ले जाओ इस लड़की को। कोई जासूस जान पड़ती है। इसके साथ पूरी वर्जिश करो और पता लगाओ कि इसे हमारे पास किसने भेजा है। चलती हूँ। दाजी साहब, मैं जानती हूँ कि आपके यंत्रणागार से जिंदा नहीं लौटूंगी। जाते जाते एक बात कहना चाहती हूँ।
अगर मुझे किसी ने जासूस बनाकर भेजा होता तो मैं लड़की के रूप में ही आती। मैं काफी खूबसूरत हूँ। धोखा देने के लिए खूबसूरती ज्यादा अचूक होती है, लड़के का ये अटपटा वेश नहीं। ताजी साहब, मैं सच कहती हूँ, बाहर की दुनिया से तंग आकर मैं सच्चे दिल से आपकी सेवा में आई हूँ। ठीक है ठीक है, हम तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे। पहले टेस्ट में तुम पास हो गई। नंबर 13-14। यस बॉस। तुम दोनों जा सकते हो। और हाँ, बेबी को अंदर भेज दो। जो हुक्म। हाँ तो बेबी, तुम्हारी ये सहेली, कोई मैसेज आया है। यस, XYZ हियर, ओवर। माल पकड़ा गया बॉस, ओवर। कितने का माल था? ओवर। 50 लाख का, ओवर एंड ऑल। ओ, सभी मैसेज अभी आने थे। हेलो, क्या जहाज आज शाम को जा रहा है? उससे पहले ही माल पहुंच जाएगा। बाय बाय। हाँ तो बिब्बी, इस पल्लवी के साथ तुम ऊपर की मंजिल के गोदाम में जाओ। वहां 7 मूर्तियां रखी हैं, उन्हें फौरन पैक करा के ऊपर ट्रक में पहुंचवाओ। और हाँ पल्लवी, तुम ये लड़के का वेश बनाए रखो, ये भी उपयोगी है। मूर्तियों को कार्गो जहाज तक पहुंचाने के लिए ट्रक के साथ तुम जाओगे। आवश्यक कागजात तुम्हें ट्रक में मिल जाएंगे। अब जाओ बेबी के साथ। पल्लवी, मेरे तो प्राण ही सूख गए थे। उस यंत्रणागार में लड़कियों पर क्या बीती है वो मैं देख चुकी हूँ। तुमने मुझे गुरु मंत्र दिया था, साहस से काम लो। मैंने उस गुरु मंत्र पर अमल किया और बच गई। आज के इस घटना के बाद मैं एक भविष्यवाणी करती हूँ। अपने इस रूप की मोहिनी, दिलेरी और अक्ल की मदद से तू एक दिन जरूर हीरे मोतियों से चकमगाती हुई स्मगलर रानी बनेगी। बेबी, ये भविष्यवाणी करते समय तुम ये भूल गई कि औरत का अपना हृदय भी होता है। देख पल्लवी, इस धंधे में आने के बाद मेरी ही तरह तुझे अपना हृदय डॉक्टरों के मेडिकल बैंक के फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जमा करा देना होगा। सुनो, क्या इस गोदाम में भी छिपे हुए माइक्रोफोन है? हाँ, उस पर्दे के पीछे वाले हिस्से में है। एक बात बताओ बेबी, इस धंधे से निकलकर अपनी गृहस्थी बसाने की तुम्हारी कभी इच्छा नहीं हुई? इच्छा? अरे, मेरी हर इच्छा फ्रिज के पानी की तरह जम चुकी है और इस जाल में फंसने के बाद कोई मछली बाहर नहीं निकल सकती। सुनो, ताजी साहब का ये जो जमींदोज किला है, इससे निकलने के लिए कोई गुप्त दरवाजा तो होगा ही। सुना है कि बाहर निकलने का गुप्त दरवाजा सिर्फ ताजी साहब के कमरे में है। हटाओ, कहाँ है वो पंचलोह की मूर्तियाँ? आओ, उस पर्दे के पीछे। ये देख पल्लवी, कैसी सुंदर है ये मूर्तियाँ, विशेषकर पंचलोह की बनी ये नटराज की मूर्ति। नटराज की ये मूर्ति, ये मैंने पहले कहीं देखी है। कहाँ देखी है? मुझे याद पड़ता है कि पंचलोह की बनी है ये मूर्ति। दक्षिण भारत की कला और संस्कृति का ये सर्वश्रेष्ठ नमूना है। अंकल, नटराज की ऐसी सुंदर, ऐसी भव्य, ऐसी विशाल और ऐसी कलात्मक मूर्ति कि मेरा सौतेला बाप। ये क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं। ले वो मजदूर आ गए। जल्दी से मूर्ति को पैक कराएं। अरे तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से पैकिंग शुरू करो, चलो। बीबी, जरा इधर आओ। यहाँ कहीं फोन है। क्यों? मैं बाहर एक ऐसे व्यक्ति को फोन करना चाहती हूँ जो हमें इस नर्क से निकाल सकता है और देश के दुश्मन इस ताजी को पकड़ सकता है। पागल हो गई है क्या? कौन है वो व्यक्ति? इंस्पेक्टर जनार्दन। नहीं, इस नर्क से हमें कोई नहीं निकाल सकता। कोई ताजी साहब को नहीं पकड़ सकता। ताजी साहब की तुमने जो शक्ल देखी है वो असली नहीं। क्या? उनकी असली शक्ल किसी को मालूम नहीं। सुनो, तुम्हारे पास वो वॉकी टॉकी तो है? हाँ, ऊपर मेरे कमरे में है। मूर्तियां पैक हो गई हैं, आजा। पल्लवी,
ट्रक में माल लग गया है पल्लवी। अब तुम जल्दी से। पल्लवी किससे बातें कर रही हो बीबी? पल्लवी कहाँ है? वो यंत्रनागार में पहुंच गई है। क्या? तुम्हारे कमरे से किसी को मैसेज देती हुई वो पकड़ी गई। नहीं, आओ नहीं, तुम भी चलो। नहीं, नहीं, मालिक का हुक्म है। ये दरवाजा कैसा? वो मेन गेट टूट गया। पुलिस! सुनो सुनो सुनो, पुलिस ने फौज की मदद से छापा मारा है। हमारा हथियारबंद दस्ता फौरन मोर्चे संभाल कर फायरिंग शुरू कर दे। पल्लवी और बिब्बी जिंदा बच कर ना जाएं। तुम ही बिब्बी हो? बोलो, पल्लवी कहाँ है? इस पहलवान को रास्ता मालूम है। पल्लवी, पल्लवी। मैं कहाँ हूँ? तुम मेरे कमरे में हो, एकदम सही सलामत। क्या मैं जिंदा हूँ? उन राक्षसों ने तो मुझे... हाँ, उन्होंने तुम्हें मरी समझकर फेंक दिया था, लेकिन हमारे डॉक्टरों ने तुम्हें बचा लिया। बिब्बी कहाँ है? अफसोस है कि उसे हम नहीं बचा सके। लेकिन मरते मरते भी उसने तुम्हारी खबर देकर तुम्हारी जान बचाई। वो सचमुच देवी थी। पल्लवी, मैं तो तुम्हें भी देवी मानता हूँ। तुम्हारी मदद से ही स्मगलरों का एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया जो देश और समाज का बहुत बड़ा दुश्मन था। क्या वो दाजी भी पकड़ा गया? नहीं, वो चोर दरवाजे से भागने में सफल हो गए। देश का सबसे बड़ा दुश्मन तो बच गया। बचकर जाएगा कहाँ? हर सड़क, हर नगर, हर बंदरगाह, हर एयरपोर्ट पर उसकी तलाश हो रही है। लेकिन भैया, तलाश से क्या होगा? उसे पहचानना मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं। उसके गिरोह के कुछ लोग सरकारी गवाह बन गए हैं। वो हमारी पुलिस की टुकड़ियों के साथ हैं। फिर तुम तो उससे मिल ही चुकी हो। भैया, उसे कोई नहीं पहचान सकता। क्यों? वो अपनी असली शक्ल में किसी के सामने नहीं आता। वो पूरा बहरूपिया है, बहरूपिया। कौन आया? तुम्हारा सौतेला बाप आत्माराम होगा। मूर्तियों की चोरी के जुर्म में मैंने उसे गिरफ्तार कराया है। भैया, तुमने अपने बाप को गिरफ्तार कराया है? कर्तव्य के सन्मुख किसी भी रिश्ते नाते का महत्व नहीं। साहब, हम मुजरिम आत्माराम को ले आए हैं। पल्लवी, तुम यहाँ? भैया, मैं इस दुष्ट की शक्ल तक देखना नहीं चाहती। ये पुलिस का अफसर तुम्हारा भैया कैसे बना? जगन्नाथ, इसे हवालात में ले जाकर बंद कर दो। नहीं, मैं अपनी बेटी पल्लवी से बात करना चाहता हूँ। इसके गम में इसकी माँ... जगन्नाथ, ले जाओ इस इंसानियत के दुश्मन को। यस सर। पल्लवी, 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 तुम्हारी माँ पल्लवी। पता नहीं इस चांडाल के हाथों माँ की क्या हालत हुई। चिंता न करो पल्लवी, अभी हम माँ के पास चलेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उस बदमाश दाजी को कैसे पकड़ा जाए। भैया, भैया, मुझे एक बात याद आई। क्या? मैं जब दाजी से बातें कर रही थी तो मुझे लगा जैसे उसकी आवाज मैंने पहले कभी सुनी हो। हाँ? ठहरो, मैं याद करती हूँ। भैया, हमारे कॉलेज का वार्षिक उत्सव था। उसमें दानवीर से धर्मदास आया था। उसने भाषण दिया था। देवियों, सज्जनों और प्रिय छात्राओं, आपके इस कॉलेज ने नारी शिक्षा के क्षेत्र में जो शानदार काम किया है, उससे मैं बेहद प्रसन्न हूँ। मुझे बताया गया है कि कॉलेज की नई बिल्डिंग बन रही है। उसके लिए मैं 1 लाख रुपए का दान देता हूँ।
अब मुझे याद आ रहा है कि दाजी की आवाज दानवीर सेठ धर्मदास की आवाज से मिलती थी। तो क्या दानवीर सेठ धर्मदास ही कहीं दाजी तो नहीं? लेकिन भैया, धर्म और समाज के कामों के लिए लाखों रुपए का दान देने वाला, दीन दुखियों की सहायता करने वाला सेठ धर्मदास स्मगलिंग का धंधा क्यों करेगा? पल्लवी, तुम नहीं जानती कि धर्म और समाज सेवा की आड़ में ये धन पिशाच क्या कुछ करते हैं। अब मुझे याद आ रहा है कि 1 साल पहले सेठ धर्मदास के बारे में चोर बाजारी और जमाखोरी की कुछ खबरें मिली थी। अब मेरा मन कहता है कि सेठ धर्मदास ही दाजी है। सुनो भैया, हो सकता है कि आपके पिता को कुछ मालूम हो। हाँ, हो सकता है। ये दाजी का पक्का पुख्ता एजेंट था। आओ हवालात में चले। हाँ तो अंकल। पल्लवी, मुझे अपने पापों की सजा मिलने वाली है। मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा। सेठ धर्मदास ही दाजी है। ओह, ठीक है। अभी उसे जाकर गिरफ्तार करता हूँ। अंकल, आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये इंस्पेक्टर साहब पल्लवी, मेरे बारे में इन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। भैया। हाँ बेटी, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारे भैया को आते ही पहचान लिया था, लेकिन कुछ कहा नहीं। मैं इस जैसे देशभक्त का बाप कहलाने लायक नहीं हूँ बेटी। मैं बाप कहलाने लायक नहीं हूँ। पल्लवी। अभी आप श्री N.K. कुलकर्णी के मूल कन्नड़ नाटक का हिंदी रूपांतर सुन रहे थे। हिंदी रूपांतर नंदिनी गुंडूराव ने किया। नाटक के संपादक और निर्देशक थे चिरंजीत। सहायक सुदर्शन कुमार और कृष्ण कुमार नरूला। ध्वनियांकन सुभाष जैन ने किया। भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: शर्मिला मलकानी, B.R. नागर, अनिल सहगल, राम मैनी, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, देशी सेठ, R.H. चिश्ती, सोमनाथ नागर, K.S. पंवार, कृष्ण कुमार नरूला और सुषमा आहूजा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया। नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।